नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 6 का अंतिम टॉपिक भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों आओ शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मित्रों, मौसम की डेफिनेशन पूछें तो मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। लेकिन जलवायु के बारे में पूछें तो जलवायु मित्रों मौसम का लॉन्ग टर्म है। जलवायु से यह निहितार्थ कई सालों तक होता है। कई सालों तक वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहते हैं। मौसम में तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, अभी जो मौसम गर्म है और अपने को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। आप खाने पीने के ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो मित्रों, तो ठंड के अंदर हमें सर्दी लगती है और ऊनी वस्त्र ओढ़ने पड़ते हैं। रज़ाई से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है और गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। और अभी हमारा को गर्मियों में यदि गर्म चीज़ खिला दें तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। या अंत गर्म पानी पिलाएं वो भी पसंद नहीं करेंगे। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम निम्न प्रकार हैं। दिसंबर से फरवरी तक जो सर्दी का मौसम है, मार्च से मई गर्म मौसम यानी गर्मी, और जून से सितंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम यानी वर्षा। मित्रों, जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक होती है और भारत में जो मानसून का आगमन होता है 1 जून को होता है और जो राजस्थान में आगमन होता है 15 जून को। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है जिसे सर्द मौसम बोलते हैं। अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है और बाकी संपूर्ण भारत के अंदर जो बारिश होती है यही जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। फिर देखते हैं, सबसे पहले हमारी शीत ऋतु है। शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम रहता है। दोस्तों, जो शीत ऋतु होती है इसमें जो सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, इस वजह से उत्तर भारत में तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा लू चल रही है। और दोस्तों, जो टेम्परेचर है 45 डिग्री के आसपास है अभी हिंदुस्तान का। आगे देखते हैं। आओ खेलें। ये क्या खेल है बच्चों के लिए, क्योंकि 6ठी क्लास की किताब है मित्रों, तो इसमें 6ठी के हिसाब से ही है, लेकिन हमारे को प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़नी है। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला और आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो मित्रों, जो ये खट्टे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी होता है, ये लू को सही करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे इमली का
रस हो गया, इमली का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें तथा लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, आजकल हम भी बारिश ही बोलते हैं, उर्दू का वर्ड यूज करते हैं हिंदी के अंदर बेसिकली। मराठी में पौष बोलते हैं और बंगाली में वर्षा बोलते हैं। अब है दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। मित्रों, जो इस समय पवन आती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर आती हैं, जो केरल का तट है वहाँ पहुँचती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं और पहाड़ हमारे वर्षा करने में मदद करते हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, लौटने का समय जिसे शरद ऋतु बोलते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो मित्रों, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती हैं। तो हमें याद रखना है वो है तमिलनाडु और दूसरा है आंध्र प्रदेश। यह आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो मित्रों, जलवायु और मौसम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि मौसम एक शॉर्ट टर्म का नाम है और जलवायु लॉन्ग टर्म का नाम है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो मित्रों, यह सवाल भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आपको मानसूनी जलवायु लिखना है। दूसरा और ऑप्शन दे दिए, जैसे शीत जलवायु हो गया, ग्रीष्म जलवायु हो गया, हमें मानसूनी जलवायु ही करना है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ये सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो मौसम शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है मौसम। ये लैटिन भाषा का शब्द है, सॉरी मित्रों, ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम, लैटिन नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादातर जो टर्म है ज्योग्राफी के लैटिन भाषा के आते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अरबी भाषा का है, न कि लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो हम इस टर्म का यूज करते हैं कि इस बार अच्छा मानसून है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, इसको चिन्ह लगाना है। तो फसल प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे, तो नीचे जाएगा मित्रों, ऊपर कैसे आएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम हमें पता होना चाहिए। एक स्थिति है, दूसरा ऊंचाई है, फिर समुद्र से दूरी है और फिर है उच्चावच।
इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं या अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास तथा करगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। मित्रों, जो द्रास करगिल, जहाँ करगिल का युद्ध हुआ था, वो हो गया लेह लद्दाख हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो मित्रों, हमें ये याद होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक बारिश मौसिनराम में होती है, मेघालय के। आप ये याद रख लें कि भारत में होती है, भारत में तो होती ही है, विश्व में भी सबसे ज़्यादा मौसिनराम में ही होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, वो भी मेघालय में है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। तो मित्रों, ये पैराग्राफ है। सर्वाधिक ऊंचाई ये 60 मीटर है। ये उद्गामी परत है 40 मीटर, वितान 20 मीटर, तरुण वृक्ष झाड़ी वाली परत 5 मीटर। आपको इसको करना है 5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले स्थान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। तो मित्रों, नारियल में पत्तियां कम होती हैं। घास, झाड़ियों तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो हमें प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा आनी चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है। कि ऐसे पेड़, घास, पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता के उपजते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मित्रों, भारत में जो वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या जो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, पेड़ पौधों की सबसे अधिक आवश्यकता हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं। O2 गैस हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। मित्रों, पेड़ पौधों से अनेक फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि गिना ही नहीं जा सकते। फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए
और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। उनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी और जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया और उनकी शाखाओं पर झूले और उनकी छाया में खेले। तो मित्रों, कितनी अच्छी कहानी बताई है। हमें हमारे प्रत्येक जन्मदिवस पर या ऐसा कोई आयोजन हो तो वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए ताकि हरियाली बढ़े। ये हमें चित्र दिया गया है मिट्टी को बांधना। वृक्ष किस प्रकार मिट्टी को बांधते हैं और वृक्षों से क्या क्या मिलता है। देखो, ये फर्नीचर बनता है वृक्षों से, पेड़ काटने से। वैसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जो अनावश्यक पेड़ है वही काटने चाहिए। खेल का सामान, ये हॉकी दे रखी है, बैट, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, घर बनते हैं। रबर, जो रबड़ का पेड़ होता है उससे रबड़ बनता है। इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी होता है। गोंद और लाख मिलती है। फल, शहद, मित्रों कितनी चीज़ें मिलती हैं वनों से। दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिलती है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा है मित्रों, वो 20.95% है। यानी करीबन आप ऐसे मान चलिए कि संपूर्ण पृथ्वी के 20.95%, यानी लगभग हम 21% लिख देते हैं, इतनी मात्रा ऑक्सीजन की है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। फिर आगे क्या दे रखा है देखते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह भी हमें याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में घूमते हैं। तो मित्रों, ये सवाल कई एग्जामों में पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। तो असम के अंदर मित्रों एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है मानस। असम के मानस अभ्यारण्य में एक सींग वाला गैंडा मिलता है और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में मिलते हैं। ये गधा कच्छ के रण गुजरात में प्रसिद्ध है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मित्रों, दो फैक्ट हो गए, एक जो राष्ट्रीय पशु और दूसरा राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है। ये आपको याद रखने हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। मित्रों, जो सांप होते हैं, सैकड़ों प्रजातियों के सांप होते हैं। उनमें कोबरा और करेत प्रमुख हैं। ये जहरीले सांप होते हैं। लेकिन मित्रों, जो सांप की अधिकांश प्रजातियां होती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जहरीले सांप पाए जाते हैं, इसलिए
हम ये सोचते हैं कि सांप सभी जहरीले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? देखिए मित्रों, तो वन्य जीवन किस प्रकार होता है, ये आपको चित्र दिया गया है। किस प्रकार ये शेर खड़े हैं, ये बारहसिंगा, हाथी घूम रहे यहाँ, ये गैंडा। इस प्रकार चित्र देख लीजिए आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बंटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ये अक्टूबर का पहला सप्ताह है, ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। किस प्रकार जानवरों को मारा जा रहा है, ये सिमलीपाल रिजर्व उड़ीसा का है। अखबार की कटिंग। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? तो मित्रों, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है मित्रों, ये आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव का वाला क्षेत्र है से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। तो मित्रों, जो प्रवासी पक्षी होते हैं इतनी दूरी से आते हैं, और इसकी वज़न देखिए आप, मात्र 15 ग्राम के होते हैं लिटिल स्टेंट। इसके अलावा जो साइबेरियन क्रेन, जिसे हम सारस बोलते हैं, तो मित्रों ये भी आता है, ये हमारे राजस्थान में भी आता है। जो ये भरतपुर है, भरतपुर में जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। और इसके अलावा जो कुरजा पक्षी होता है, ये भी इसी क्षेत्रों से आता है। ये फलौदी के पास खींचन गांव है, खींचन गांव में ये आते हैं सर्दियों के मौसम में। आपको याद रखना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इसलिए आते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फ़ जम जाती है इन क्षेत्रों में, और इनके लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो मित्रों, जो हमारी अरब सागर वाली शाखा है, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी, ये बारिश करती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। तो मित्रों, जो हमारी 4 मौसम है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, और एक हमारी जो लौटते हुए मानसून की दशा है, वो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो मित्रों, प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति जिसको उगाने में मनुष्यों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम है, मेघालय का। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए आप, हिमालय क्षेत्र में होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? जो सबसे ज़्यादा बारिश करता है हिंदुस्तान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो सीधी सी बात है समुद्र से स्थल की ओर बहेगी। समुद्र से बहेगी स्थल की ओर तभी तो वो अपने साथ नमी लाएगी। यदि स्थल से बहेगी या पठार से बहेगी तो नमी कैसे आएगी, और नमी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। तो खाली स्थान भरें। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लू बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा लू चलती है पश्चिमी राजस्थान में चलती है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ बोलते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ बारिश होगी। गुजरात के वन का निवास है। यह मित्रों जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण यहाँ है गधा, जंगली गधे का निवास स्थान है। दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आओ खेलें। अपने आसपास के वृक्षों की सूची बताइए, वनस्पति, जंतुओं तथा पक्षियों के चित्र इकट्ठे करें और उनकी कॉपी पर लिखें। ये आप करना चाहे तो कर लें, नहीं छोड़ दें। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ एक बार। अपने घर के पास एक पौधा लगाएं, उनकी देखभाल करें। कुछ महीनों के भीतर उसमें आए परिवर्तनों का अवलोकन करें। क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई प्रवासी पक्षी आता है? उनको पहचानने की कोशिश करें और सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान दें। बड़ों के साथ अपने शहर के चिड़ियाघर या नज़दीक के वन और पशु विहार को देखने जाएं। वहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम आज भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका भी पढ़ लेते हैं कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य कौन से हैं, कितने क्या हैं। तो मित्रों अभी जो हमारे इसमें केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं 1 2 3 ये 7 दे रखे हैं मित्रों। अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा लेह लद्दाख, और यह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और यह अनुच्छेद 370 उसको हटाया गया, 35A को हटाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये लोकेशन आपको पता होगी, बंगाल की खाड़ी में। चंडीगढ़ राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद की राजधानी है। दादरा और नगर हवेली सिलवासा राजधानी है। दमन ये गुजरात के पास में ही है। दोनों गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर आते हैं। लक्षद्वीप कवारत्ती राजधानी है। पुडुचेरी है इसकी राजधानी। ये आंध्र प्रदेश के आसपास है। 3 भागों में विभाजित है मित्रों। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजधानी इसकी, और राज्य और उनकी राजधानी। और दूसरा जो जम्मू और कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। और एक लद्दाख, 9वां केंद्र शासित प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। मित्रों जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अब हैदराबाद नहीं रही है। अब हैदराबाद राजधानी दोस्तों तेलंगाना की हो गई है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी प्रस्तावित है, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आसाम की दिसपुर राजधानी दोस्तों आसाम की, गुवाहाटी नहीं है। बहुत सारे मित्र गुवाहाटी कराते हैं। बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, तो आपको गांधीनगर याद रखना है, बड़ौदा नहीं करना है, सूरत नहीं करना है। हरियाणा की अहमदाबाद नहीं करना है। हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल की शिमला और J&K की श्रीनगर। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। झारखंड की रांची, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक थे कर्नाटक की बेंगलुरु, जो IT हब के रूप में जानते हैं इसको। केरल की तिरुवनंतपुरम, MP की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग। सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय स्टेट में। मासिंद्राम में। मिजोरम की
आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, ये हरियाणा का भी थी, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, फिर देखते हैं हम तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। अब दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है। उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तो आपको लखनऊ करना है या इलाहाबाद या कुछ और मत करना। त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ में आज हमारी छठी क्लास की भूगोल की किताब भी कंप्लीट होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।